स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने संविधान सभा के बारे में जाना था और एक कॉम्पैक्ट स्टडी, एक डिटेल्ड स्टडी हमने किया था। अगर संविधान सभा के बारे में इतना आप करके जाते हैं तो 99% संभावना रहेगा कि आपका पीटी एग्जाम का क्वेश्चन इवन यूपीएससी ही क्यों ना हो नहीं छूटेगा। राइट डाउन कीजिएगा इस बात को। ठीक, आगे हमारा आज का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। तो बाबू थोड़ा बात हमने उस दिन भी किया था, प्रस्तावना क्या होता है इसके बारे में हमने जिक्र किया था। यह जो उद्देश्य प्रस्ताव जो कि नेहरू जी के द्वारा लाया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, इसी के माध्यम से इसको हमने उद्देश्य का कहने का काम किया है। तो इसी के बारे में आज हम एक डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। सो नाउ यू लेट स्टे ट्यून स्टडी आर्ट। आइए हमारे साथ। यह जो प्रियम्बल होता है यानी कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, यह मुख्य रूप से संविधान का क्या होता है, तो यह परिचय पत्र होता है। यह इंट्रोडक्शन करवाता है। किस चीज़ का इंट्रोडक्शन करवाता है, तो संविधान में इसकी भूमिका क्या है, उद्देश्य इसका क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका स्रोत कहाँ से है और किस तिथि को यह एडॉप्ट किया गया था, किस तिथि को हमने इसे अपनाया था। इन सभी बातों का जिक्र किसमें होता है, तो संविधान के प्रस्तावना में होता है, जिसे कि उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिएगा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में लाया गया था और लाने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, उद्देश्य का भी कहते हैं। अब यहाँ पे कई सारे बात आपको समझना है, जैसे कि प्रस्तावना जो है यह अमेरिका की संविधान से लिया गया है। बिकॉज अमेरिका का संविधान क्या है, तो पहला लिखित संविधान है। इसे आप याद रख लीजिएगा, पहला लिखित संविधान। तो अमेरिका का संविधान पहला लिखित संविधान है। अगला, प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान के प्रस्तावना का प्रभाव है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। यह प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, वहीं से हमने लिया है, क्योंकि अमेरिका का संविधान पहला लिखित संविधान है। दूसरा जो है, प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान के प्रस्तावना का प्रभाव है। यह दोनों क्वेश्चन सेपरेट करके एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला यहाँ पे देखिएगा, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, वहाँ पे 3 शब्दों को एडॉप्ट किया गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। यह तीनों शब्द को ज़रूर याद रखिएगा। बीपीएससी का ये सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से एडॉप्ट किया गया है। बाबू हमारा जो इंडिया है ना, वह क्या है, धर्म निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। अब देखिए, जब हम पीटी का पढ़ाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा हम इसमें डिटेल्ड नहीं करेंगे। जैसे कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दो अलग अलग शब्द होते हैं, लेकिन दोनों का इंग्लिश मीनिंग एक ही होता है, सेकुलर। क्या होता है, सेकुलर। ठीक, तो बाबू धर्म जो होता है वह व्यक्ति का निजी मामला होता है, यानी कि हमारा कर्तव्य का बोध कराता है। जैसे राष्ट्र के प्रति हमारा क्या धर्म है, बूढ़े माता पिता के प्रति हमारा क्या धर्म है, यानी कि वह कर्तव्य का बोध करवाता है। लेकिन भारतीय संविधान में यहाँ पे पंथ निरपेक्षता का बात किया गया है। तो धर्म से संबंधित राज्य के लिए 3 कॉन्सेप्ट काम करते हैं। एक को बोलते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य, जो कि इंडिया में यहाँ पे प्रचलित है। यानी कि कहने का मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य किसी भी धर्म को अवहेलना नहीं करेगा। यहाँ पे ईसाइयत भी जिंदा रहेगा, यहाँ पे सिखिज्म भी जिंदा रहेगा, यहाँ पे बौद्धिज्म भी जिंदा रहेगा, यहाँ पे हिंदू भी जिंदा रहेगा और यहाँ पे मुसलमान का जो धर्म है इस्लाम, वह भी फलेगा फूलेगा। तो यहीं इंडिया का धर्म क्या है, यानी कि इंडिया का राज्य एक पंथ निरपेक्ष राज्य के अंतर्गत आता है। दूसरा कंसेप्ट होता है सैद्धांतिक राज्य, यानी कि विशेष धर्म की यह बात करेगा। जैसे कि श्रीलंका में क्या है, ज़्यादातर सिंहली तमिल वहाँ पे है और वह विशेष धर्म की बात करता है। ठीक, इसके अलावा हम देखें नास्तिक राज्य का कंसेप्ट, यह धर्म के स्वरूप को मानता ही नहीं है, कहता है धर्म नाम का कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो यह धर्म का राज्य के प्रति जो कंसेप्ट है उसको हमने समझा। यहाँ की 3 प्रकार के राज्यों के बारे में धर्म से संबंधित कॉन्सेप्ट है। पहला को बोलते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य, जो कि हमारा भारत है, यानी कि यह पंथ निरपेक्षता का बात करता है। सैद्धांतिक राज्य वह राज्य जो विशेष धर्म की मान्यता देता है। जैसे कि चाइना में हम देखते हैं
कि अपना उसका अलग है, बुद्ध को मानता है। श्रीलंका में हम देखते हैं कि वह अपना अलग ही धर्म है, बुद्धिज्म से प्रेरित है। इसके अलावा नास्तिक राज जो किसी को मानता ही नहीं, कहता है हटा यार, कोई नाम का धर्म का चीज़ होता ही नहीं है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यह जो हमारा प्रस्तावना है, पहले इसकी भाषा को देखते हैं और इस पे कई देश के संविधान का और वहाँ पे जो राज्य क्रांति हुआ है उसका प्रभाव पड़ा है। जैसे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है। फिर रसिया की क्रांति से हमने, वहाँ पे जो रूस में जो क्रांति हुआ था उस रसिया की क्रांति से हमने कई चीज़ लिया है। यानी कि रसिया की क्रांति का हम बात करें तो यहाँ पे हम न्याय का बात करते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी कि 1917 ईस्वी में जो रूस में क्रांति हुआ था वहाँ पे हम न्याय का बात करते हैं। तो समानता की बात फ्रांस की क्रांति से करते हैं, न्याय का बात 1917 ईस्वी की रसिया क्रांति से करते हैं। तो यह भी बात आपने याद रखना है। आइए सबसे पहले अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो आपको यह बात याद रखना है, जैसे हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि यह जनता का बात करता है। तो उसमें कई सारे बातों का जिक्र किया है, जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की अखंडता, एकता और अखंडता को बढ़ाने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए एतद द्वारा आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसे एज इट इज याद रखिएगा, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, आपको यहीं से सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यह जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी है, इस दिन क्या हुआ था, संविधान सभा का जो आपका 12 अधिवेशन हुआ था, यानी कि 12 बैठकें हुई थी, उसके माध्यम से इस संविधान सभा ने यहाँ पे संविधान को बनाने का काम किया था और यहाँ पे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने का काम किया था। यहाँ पे देखिएगा इसके जो कुछ पॉइंट है, जैसे कि इससे मुख्य से पॉइंट का अगर हम बात करें तो यहाँ पे संविधान का स्रोत का बात करता है। तो ये संविधान का स्रोत हम भारत के लोग, यानी कि यह संपूर्ण जनता का बात करता है। जनता मतलब देश के नागरिकों का बात करता है, यह विदेशियों का बात नहीं करता है। तो नागरिकता हमारा एक अलग ही यूनिट है, उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा वो व्यक्ति जो भारत में जन्मा हुआ है वह सभी देश के नागरिक कहलाए जाते हैं। यहाँ पे संविधान का स्वरूप का बात करें तो यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हमारे देश पर किसी का जोर नहीं होगा, यही होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। विदेशी मामला में हम अपना खुद निर्णय लेने का क्षमता रखते हैं, यही होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवाद का मतलब होता है बाबू, यहाँ पे जो है स्टेट जो है वह राज्य को आर्थिक विकास करने के लिए योजना परियोजना बनाएगा, कल कारखाने लगाएगा। अगला जो है पंथ निरपेक्षता, यह जो होता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन सभी धर्मों का यह आदर करेगा। और गणराज्य का मतलब होता है बाबू, यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे वह क्या होंगे, तो किसी एक वंश का नहीं होगा, बल्कि वह इलेक्टेड होगा और वह इलेक्शन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वह अलग राष्ट्रपति का जब हम चुनाव पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम स्वरूप का बात करें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और ये गणतंत्रात्मक जो राज्य है यह इसके स्वरूप के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। अगर हम संविधान का उद्देश्य का बात करें तो यहाँ पे बाबू न्याय जो है यह 3 प्रकार के न्याय का बात करता है, जो कि रसिया के संविधान से प्रेरित है। रसिया की क्रांति जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था उससे यह प्रेरित है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता का बात करें तो यह फ्रांस की क्रांति जो कि आपका कब हुआ था, फ्रांस की 1789 में जो हुआ था यह इससे प्रेरित है। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इन सबों की जो स्वतंत्रता का बात है वह करता है। फिर हम समानता का बात करते हो, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता करता है। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता, इन सबों का बात जो है वह फ्रांस की क्रांति से ही लिया गया था। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो यह बाबू ये क्या हुआ था, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ था। इन सभी बातों को आपने याद रखना है। तो यह फ्रांस की क्रांति 1789 से लेकर 1799 तक कुल 10 वर्षों तक हुआ है। जब आप पढ़िएगा वर्ल्ड हिस्ट्री तो यहाँ पे फ्रांस की क्रांति से कई बार मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, खास करके यूपीएससी में, बीपीएससी का तो ये सब फेवरेट टॉपिक है ही। तो यहाँ पे जो फ्रांस की क्रांति है, जो रसिया की क्रांति है, यहाँ से भी इसका हमको स्रोत देखने को मिलता है और यह इसके उद्देश्य में कंसीडर होता है, यानी कि हमें न्याय चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें समानता चाहिए, व्यक्ति की गरिमा चाहिए, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता
समानता चाहिए, हमें राष्ट्र की अखंडता चाहिए, राष्ट्रवाद भी का बात करता है और भाईचारे का बात करता है, बंधुता का बात करता है। तो यह सभी हमारे प्रियम्बल जो है उसमें इन सभी बातों को जगह दिया गया है। अर्थात अगर हम इसकी उपयोगिता का बात करें, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो कई बात निकल के आती है। सबसे पहले तो यह संविधान का विस्तृत विवरण करने का एक संक्षिप्त रूप है। क्या? तो हमारा प्रियम्बल। इसके अलावा संविधान की यह आत्मा होता है जहाँ पर कि सारे के सारे तत्व हमको दिखने को मिलता है, यानी कि संविधान की यह दर्शन का एक झलक होता है। आगे अगर हम इसकी मुख्य इम्पोर्टेंस का बात करें तो जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो जाता है, जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़िएगा, तो वह एक बहुत बड़ा उसका प्रभाव हमारे संविधान पे पड़ता है। कई ऐसे कार्य हैं, कई ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि उस समय अस्पष्ट था और जब वो घटना घटित होती है तो वो वहाँ पे क्या होता है, उसका रिलेवेंस बढ़ जाता है। तो यानी कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट होता है तो उसका ठीक ठाक अर्थात सही मायने में उसको जब हम व्याख्या करने में उस चीज का उपयोग करते हैं, तो यह जब अस्पष्ट बातों को व्याख्या करने में हमारा जो संविधान का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वह उस समय उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। यानी कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो और उसका ठीक ठीक अर्थ जानने में कठिनाई होता हो, तो प्रस्तावना की भाषा का हम सहारा ले करके उस अर्थ को बढ़िया से हम समझ सकते हैं। यानी कि मूल भाव का वो बात करता है। हमारा न्याय सिस्टम कैसा है, हमारा न्याय सिस्टम इस पर बात नहीं करता है तो घटना वही क्यों किया, घटना के पीछे की मूल भावना क्या है, तो यही यह आत्मा है, उस भावना है, उस दर्शन का बोध करवाता है जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको यहाँ पे अडॉप्ट करने का काम किया है, जो कि संविधान का प्रियम्बल होता है। यानी कि यहाँ पे कोट एंड कोट करके हम प्रस्तावना के बारे में कह सकते हैं कि हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसका उल्लेख किसमें किया गया है, इसका उल्लेख प्रियम्बल में किया गया है। यहाँ पे कई सारे और बात है, जैसे कि संविधान का अंग है कि नहीं प्रस्तावना, इसको लेकर के संविधान सभा में और बाद में डिबेट हुआ था। इससे संबंधित कई केस आए थे। तो जब संविधान बन के तैयार हो गया तो बात उठा कि भाई यह क्या संविधान का अंग है, यानी कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कई जजों की बेंच बैठा और अंतिम रूप से जो आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, जो कि सबसे बड़ा आज तक का 13 जजों का बेंच था, उसमें मैक्सिमम लोग ने इस बात पे सहमति जताई कि यह जो है यह संविधान का अंग है और वहीं पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बात किया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला मामला 1960 में आता है बेरूबारी। बेरूबारी जो है वो बंगाल वाला इलाका में होता है, वहीं पे यह मामला आता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि यह संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि यह ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही इस पे किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने का काम करता है। यानी कि यूँ कहें तो यह गैर न्यायिक है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट या अन्य भी कोर्ट में इससे संबंधित हम किसी भी प्रकार की चुनौती देने का काम नहीं कर सकते हैं। यह बेरूबारी मामला 1960 में हुआ था, उसमें कहा गया। फिर राजस्थान में भी सज्जन सिंह का मामला था, उसी में इस तरह के बातों को दोहराया गया था। इसके अलावा फिर गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज मामला आता है 1967 में, जहां पर कि संविधान की मूल आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीयता का बात कहता है। यानी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की मूल आत्मा है, यह नियत है, यानी कि शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है, अर्थात इसमें हम किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। बाद में फिर इस पे डिबेट हुआ और अंतिम रूप से सबसे अधिक 13 बेंचों का जज यहाँ पे निर्णय देते हैं। मामला होता है केरल राज वर्सेस केशवानंद भारती का। यहीं पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आता है, यानी कि आधारभूत संरचना का कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है 13 जजों का बेंच ने मैक्सिमम जज जो है यहाँ पे प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। इसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक है। वह शर्त क्या है कि उस भाग में हम संशोधन नहीं करेंगे जहाँ पर कि आधारभूत ढांचा संबंधित होता हो या बेसिक जो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह प्रभावित होता हो। अगर वह प्रभावित नहीं होता हो तो उसमें हम संशोधन जो है वह कर सकते हैं। तो यह था बाबू हमारा आज का प्रियम्बल। इसको हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो को दोबारा रिकॉल करके सुनिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एंड नाउ यू स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।